बेला अपनी माँ कविता और पिता कुलदीप के साथ रहती है। वो अपने अच्छे स्वभाव के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे कविता, तुम्हारी बेटी तो एकदम गुणी है। जिस भी घर की बहू बनेगी उसके तो सच में भाग ही खुल जाएंगे। हाँ बहन जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। बहुत गुणी है मेरी बेटी। जरा देखो तो, कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है इसने। इतना स्वादिष्ट हलवा तो मैं कभी बना भी नहीं पाती। देख बेटा, 2 दिनों के बाद मेरे घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी है मैंने, तो तुझे वहां आकर सबके लिए हलवा बनाना होगा। आएगी ना तू? तेरे आने से मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ काकी जी, बिल्कुल आऊंगी मैं। और आपके घर रखी गई कथा में आकर हलवा बनाना तो मेरा ही सौभाग्य होगा। म्याऊं। हैं? अरे ये क्या? तूने अभी अभी बिल्ली की तरह म्याऊं किया ना? लेकिन ऐसा क्यों किया तूने? अरे नहीं तो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद रसोई में कोई बिल्ली आई होगी। मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ? अरे बेला बेटा, अरे रुक जा बेला। बेला फौरन रसोई में जाती है और वो अपने बिल्ली रूप में बदल जाती है। उतने में वहां पर कुलदीप आ जाता है। देखो ना पापा, रात के लगभग 10 बज चुके हैं और आज पूर्णमासी होने के कारण मैं तो आज 12 बजे से पहले ही बिल्ली रूप में बदल गई हूँ। आप एक काम कीजिए, जल्दी से काकी को घर के बाहर भेज दीजिए। ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर। अरे कुलदीप भाई साहब, आप किससे बात कर रहे थे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और ये बिल्ली, ये यहाँ पर कैसे आ गई? और बेला, वो कहाँ चली गई? वो तो इसी तरफ आई थी ना। दरअसल भाभी जी, वो आपको जिस बिल्ली की म्याऊं सुनाई दी थी, शायद वो यही बिल्ली है। ये रोजाना हमारे रसोई की खिड़की से घर के अंदर आ जाती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ भाभी जी। और बेला तो अभी अभी बाथरूम गई है। आप भी घर चले जाइए। रात भी काफी हो चुकी है ना। मोहल्ला भी पूरा सुनसान हो चुका है। हाँ भाई साहब, पर मुझे वाकई में ऐसा लगा कि बेला ने खुद अपने मुंह से म्याऊं किया था। खैर, लगता है बुढ़ापे के कारण मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगा है। मैं चलती हूँ फिर। शुभ रात्रि। हाँ जी, शुभ रात्रि बहन जी। फिर वो पड़ोसन वहां से चली जाती है और उसके बाद बिल्ली रूप में बेला कुलदीप और कविता के सामने आती है। आज तो बाल बाल बच गई तू, वरना अगर तू उस पड़ोसन के सामने बिल्ली बन जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देती और सबको पता चल जाता कि हमारी बेला दिन में इंसान होती है और रात के समय बिल्ली बन जाती है। और आज तो पूर्णमासी है, इसीलिए ये 10 बजे चांद आने पर ही बिल्ली बन गई। इस जीवन को जीना बहुत मुश्किल है पापा। हम समझ सकते हैं बेटा, हमें भी तुझे रात में बिल्ली बने हुए देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब हम भी इसमें क्या ही कर सकते हैं। ना जाने तुझ पर लगा हुआ यह श्राप पूरी तरह कब मिटेगा। वो तो तभी मिटेगा पापा, जब मेरी शादी एक लड़के से होगी और जो मुझे मेरे इस बिल्ली रूप में प्यार से स्वीकारेगा। पूरे मन से अगर वो ये कर दे तो कायनात अपने आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर देगी। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरी शादी ऐसे ही लड़के से कराऊंगा जो कुछ भी सोचे समझे बगैर तेरे इस बुल्ली रूप को पूरी तरह अपनाएगा। लेकिन पापा, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। मुझे इंसान से बिल्ली बनते हुए देखकर कोई भी आदमी डर जाएगा। फिर कोई भी मुझसे शादी करके मुझे इस रूप में क्यों ही स्वीकारेगा। समय सब ठीक कर देता है बेटा। देखना तू, ऊपर वाला तेरी जिंदगी में किसी न किसी को जरूर भेजेगा जो तुझे इस श्राप से मुक्त करा देगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ माँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और अब बेला और उसके माता पिता उसके लिए कई सारे रिश्ते ढूंढते हैं और बेला भी उसकी तरफ से पूरी कोशिश करती है। ये लड़का अच्छा है ना माँ? अच्छा तो है बेटा। तेरे कॉलेज का ही दोस्त है क्या? अरे नहीं माँ, ये मेरे दोस्त की पहचान का है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये लड़का नाइट शिफ्ट वाली जॉब करता है, ताकि मैं जब रात में बिल्ली बन जाऊं
तो ये मुझे देख ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है माँ कि मैं इसी से शादी करूंगी। पर बेटा, अगर तुझे शादी ही करनी है तो उसे अपनी सच्चाई बताकर उसे अपना करना। ये इस तरह से नाइट शिफ्ट वाला लड़का ढूंढ कर तू तो बस अपनी सच्चाई छुपाकर अपना बचाव कर रही है। लेकिन ये सब तू कब तक करती रहेगी? कुछ सोचा है क्या तूने? हाँ पापा, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन उस लड़के को जाकर सारी सच्चाई बताना भी तो इतना आसान नहीं है ना। अब क्या पता कि वो इस बात को ठीक से स्वीकार कर भी पाएगा या नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बिल्ली बनकर ही रह जाऊंगी। लेकिन अगर मैं उसके साथ रहती हूँ, समय बिताती हूँ और इस तरह से उसका और उसके परिवार वालों का दिल जीत लेती हूँ, तो उसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा। और एक बार अगर प्यार हो गया तो मैं चाहे बिल्ली रहूं या छिपकली, वो मुझे जरूर स्वीकार लेगा। क्योंकि प्यार अंधा होता है पापा। है ना एकदम बढ़िया तरकीब? तरकीब तो बढ़िया ही है बेटा, लेकिन उतनी ही जोखिम भरी हुई है। ससुराल में कदम कदम पर तुझे सावधानी बरतनी होगी। भले ही तू दिन में इंसान और रात में बिल्ली बनती हो, लेकिन दिन में भी तेरे अंदर बिल्लियों की हरकतें दिखाई देती हैं। तेरा अचानक से म्याऊं म्याऊं करना, अचानक से बिल्ली की तरह बैठकर खाना खाना, जानती हूँ कि वो सब तू जानबूझकर नहीं करती, अपने आप हो जाता है। तो ऐसे हालात में तू खुद को कैसे रोक पाएगी? कैसे छुपाएगी तू अपनी असलियत? पता नहीं माँ, पर सब अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर मैं हिम्मत जुटाकर ये जोखिम भरा काम नहीं करूंगी और किसी के साथ भी शादी करने से डरती रहूंगी, तो मैं इस बिल्ली बनने के श्राप से कभी आजाद ही नहीं हो पाऊंगी। इसीलिए मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी माँ। ठीक है बेटा, जैसा तू सही समझे। जैसे तैसे कविता और कुलदीप ऋषभ नाम के उस लड़के के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अब बस अच्छे से शादी हो जाए, फिर उसके बाद तो मैं ऋषभ के दिल में अपनी जगह बना ही लूंगी। हालांकि ये एक अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन मैं उसके दिल में अपने लिए प्यार लाकर ही रहूंगी। देख बेटा, वहां पर हर एक कदम फूक फूक कर ही रखना। रात हो या दिन हो, हर समय चौकन्ना रहना। याद रहे, अगर तेरी ये शादी टूट गई तो तू दोबारा शादी तो कर पाएगी, लेकिन तेरे इस श्राप से तुझे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। हाँ बेला बेटा, कविता बिल्कुल सही कह रही है। ये तेरा पहला और आखिरी मौका है, इसलिए इसमें जरा सी भी गड़बड़ मत होने देना। कोई भी गड़बड़ ना हो, इसीलिए तो मैंने सबसे आसान रास्ता चुना है, वो भी एक नाइट शिफ्ट वाले लड़के से शादी करके। दिक्कत तो बस तभी आएगी जब उसे छुट्टी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगी और यूं बच निकलूंगी उससे। देखना आप। फिर कुछ ही दिनों में बेला और ऋषभ की शादी हो जाती है। बेला के ससुराल में ऋषभ के साथ साथ उसकी सास महिमा और ननंद डिम्पल रहती है। ऐसे ही एक रोज, अरे भाभी, रात में आपके कमरे में कोई बिल्ली आई थी क्या? दरअसल मुझे वो बिल्ली की आवाज सुनाई दे रही थी जब मैं 2 बजे पानी पीने उठी थी। अरे नहीं तो, शायद बाहर से किसी बिल्ली की आवाज आ रही होगी। पर तुम्हें ये लगा होगा कि वो आवाजें मेरे कमरे से आ रही हैं। अरे नहीं भाभी, मेरे कान इतने भी कच्चे नहीं हैं। मुझे सच में आपके कमरे से ही आवाजें आ रही थी। मैं तो कहती हूँ कि आप रात में कमरे की खिड़की बंद करके ही सोया करो। हो सकता है कि रात में खिड़की से कोई बिल्ली आ जाए और नींद लगने के कारण आपको पता ही ना चले। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे भी कल रात में जल्दी ही सो गई थी। मूवी देखते देखते कब आग लगी पता ही नहीं चला। लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, थैंक यू। यू आर वेलकम भाभी। लगता है कल रात को जब मैं नींद से बेड से गिर गई थी, तब मेरे बिल्ली रूप में चिल्लाने की आवाज इसे सुनाई दी। हे भगवान, अब से मुझे चौकन्ना रहना होगा। फिर ऐसे ही एक रोज जब ऋषभ की छुट्टी होती है, तभी, अरे बेला, तुम सोई नहीं अभी तक? रात के 11:30 बज रहे हैं। हाँ ऋषभ, बस सो ही रही थी। आओ ना, तुम भी सो जाओ। ठीक है बेला,
गुड नाइट। गुड नाइट ऋषभ। हे भगवान, बस आधे घंटे में मैं अपने बिल्ली रूप में आ जाऊंगी और उससे पहले इसका सोना बहुत जरूरी है, वरना आफत आ जाएगी। बेला सोने का नाटक करती है, पर उसकी नजर ऋषभ पर ही रहती है और खुशकिस्मती से वो 12 बजे से पहले सो भी जाता है। जिसके बाद बेला बिल्ली रूप में आ जाती है और बेड के नीचे जाकर वो सो जाती है। बस अब ये ऋषभ रात में उठ ना जाए, क्योंकि अगर वो उठ गया और उसने मुझे गायब देखा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पर जिसका डर था वही होता है। रात में 2 बजे ऋषभ की आंख खुल जाती है और जब वो बेला को गायब देखता है तब वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, ये बेला कहाँ चली गई? बेला, बेला, बाथरूम भी बंद है। फिर ऋषभ बेला को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। ओह नो, बेचारा ऋषभ, पागलों की तरह वो मुझे पूरे घर में ढूंढ रहा है और मैं यहाँ बेड के नीचे बिल्ली बनकर बैठी हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। कैसा जीवन है ये मेरा? हे ऊपर वाले, मुझे जल्द से जल्द मुक्त कर दो इस श्राप भरे जीवन से। मैं भी सबकी तरह एक मामूली जीवन जीना चाहती हूँ। क्या हुआ ऋषभ बेटा, मिली बेला? नहीं माँ, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो घर में कहीं भी नहीं है। और तो और उसका फोन भी घर पर ही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। आखिर रात के 2 बजे ये कहाँ गई होगी? जमाना भी बहुत खराब है। बाप रे, मैं तो कहती हूँ कि हमें पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा देनी चाहिए। अब वही ढूंढ निकालेंगे बेला को। अरे नहीं माँ, हम ऐसे कंप्लेंट नहीं दर्ज करा सकते। किसी के लापता होने के 24 घंटों बाद ही पुलिस काम करती है। उसके पहले वो कंप्लेंट तक नहीं लेते। मैं उसके घर पर फोन करके देखता हूँ, हो सकता है कि वो वहां पर गई हो। फिर ऋषभ बेला के मायके कॉल करता है, पर तभी, अरे माँ जी, बेला वहां पर आई है क्या? हे भगवान, बेला मुझे बता ही रही थी कि आज रात वो कहीं जा सकती है, क्योंकि आज ऋषभ की छुट्टी है और अब मुझे ऋषभ से झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ बेटा, वो यहीं पर है। हे भगवान, मैं कितना डर गया था माँ जी। चलो अच्छा है, लेकिन माँ जी, वो अचानक से वहां पर क्यों चली आई? अभी 2 घंटे पहले तो वो यहीं पर थी। उसने तो हमें कुछ बताया भी नहीं और ना ही अपना फोन साथ लेकर गई है वो। हाँ बेटा, वो अचानक से मेरा बीपी हाई हो गया था और मैंने ही उसे कॉल किया, जिसके बाद वो जल्दबाजी में यहाँ पर चली आई और उसने यही सोचा होगा कि इतनी रात गए तुम्हें क्यों परेशान करना, पहले ही तुम्हारी छुट्टी है ना आज। और वो उसी जल्दबाजी में अपना फोन वही भूल गई होगी। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अब तो आप ठीक हो ना माँ जी? हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो। और अब तो बेला भी आ गई है, इसीलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। हो सके तो उसे 2-3 दिन यहीं पर रुकने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी। वैसे वो है कहाँ पर? उससे मेरी बात कराइए ना। दरअसल वो अभी सो रही है बेटा, तुम भी सो जाओ, फिर कल सुबह बात कर लेना, ठीक है ना? वैसे मैं भी तुम्हें फोन करके बताने ही वाली थी, लेकिन मैं तुम्हें नींद से नहीं जगाना चाहती थी। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं कल उससे बात कर लूंगा। ये सारी बातें बेड के नीचे बैठी बेला सुन लेती है और फिर उसके सोने के बाद वो खिड़की से बाहर चली जाती है। मुझे अब जल्दी से मायके जाना होगा, क्योंकि मुझे 100% पता है कि माँ जी ऋषभ को कल सुबह मेरे मायके भेजेगी, बैग और फोन देने के लिए। रास्ता भी खाली है, तो मैं फौरन मायके चली जाती हूँ। तभी रास्ते से गुजरते हुए बेला को 4 गुस्सैल कुत्ते घेर लेते हैं और वो उस पर भौंकने लगते हैं। अरे नहीं, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? कहीं ये मुझे कोई हानि ना पहुंचाए। पर अब मैं क्या करूं? इनके चंगुल से कैसे आजाद हो जाऊं मैं? अगर मैं यहाँ से भागने लगी तो ये मुझे नोच लेंगे और मार भी सकते हैं ये मुझे। और ये कुत्ते तो शक्ल से ही बदमाश लग रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे ये मुझे। अब आगे क्या होगा? बेला उन कुत्तों से कैसे बच पाएगी?
जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रंजना अपने 3 बेटे विवेक, अतुल और ललित के साथ रहती है, जिनमें से उसके बड़े बेटे ललित की शादी एक गांव की लड़की चकोर के साथ हुई होती है। ऐसे ही एक रोज, देख चकोर, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तो सारा खाना अच्छे से बनाना। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी कि नहीं? आप एकदम बेफिक्र रहिए माँ जी। मैं जो भी काम करती हूँ वो एकदम लल्लन टाप करती हूँ। चल चल, अब ज्यादा बन मत और अपने काम पर लग जा। आई बड़ी। जी माँ जी। चकोर बढ़िया सा खाना बनाती है। मेहमान आकर बातचीत करते हैं, जिसके बाद चकोर उनके लिए खाना लगा देती है। अरे चकोर बेटा, तू भी बैठ जाना हमारे साथ खाने के लिए। नहीं काकी जी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन हम खाएंगे और तुम नहीं खाओगी, ऐसे कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं काकी जी, आप लोग बड़े हैं, इसलिए पहले खाने का मान आपका ही है। खाइए और बताइए मुझे कि कैसा बना है खाना। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है तुम्हारी बहू ने रंजना। सच में मजा ही आ गया। हाँ रंजना, तुम्हारी बहू बहुत ही सुशील है। अरे कितने संस्कार है इसमें, और ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। जी वो तो है। फिर थोड़ी देर बाद में, अरे चकोर बेटा, अब तो हमारा खाना भी हो गया है, अब तो तू खा ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अब खा लेती हूँ। लेकिन फिर भी काकी जी, आप लोगों को कुछ और चाहिए तो बता देना, ठीक है ना? अरे नहीं चकोर, तुम खाना खा लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब चकोर खाना लेकर नीचे फर्श पर बैठ जाती है और वो खाना खाने लगती है। अरे रंजना, ये तुम्हारी बहू इस तरह नीचे बैठकर खाना क्यों खा रही है? इसे देखकर ही हमें कितना अजीब लग रहा है। अरे हम तो घर वाले ही हैं, लेकिन कोई बाहर वाला अगर इसे इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा इसके बारे में? अब इतना अच्छा ससुराल मिला है, घर में डाइनिंग टेबल भी है, तो उसके बावजूद भी ये नीचे बैठकर क्यों खा रही है? अब मैं क्या कहूँ इसे? खैर, मैं इसे समझा दूंगी, आप दोनों बेफिक्र रहिए। फिर मेहमानों के जाने के बाद, क्यों रे गवार, तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि दूसरों के सामने अच्छे से पेश आया कर, लेकिन नहीं, तू हमेशा कोई ऐसी हरकत करती ही रहती है जिसके चलते मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अरे अब मैंने क्या कर दिया माँ जी? उल्टा मेहमान तो मेरी तारीफ ही कर रहे थे। अरे लेकिन जब यहाँ पर डाइनिंग टेबल है तो इस पर बैठकर खाना खाना, नीचे बैठने की क्या जरूरत है तुझे? बेवकूफ कहीं की। माफ करना माँ जी, लेकिन अब गांव से ही नीचे बैठकर खाना खाने की आदत है मुझे, तो ऊपर बैठकर खाना खाने में मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे बेअकल लड़की, अगर ये तेरी आदत है तो इसे छोड़ा भी तो जा सकता है ना। अब तुझे तेरे रहने के तौर तरीके बदलने होंगे, क्योंकि तू अब गांव से शहर में आ चुकी है और तेरे कारण मैं बार बार बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। ठीक है माँ जी, मैं अगली बार से ध्यान दूंगी। फिर एक रोज जब रंजना और चकोर बाहर खरीदारी करने जाती है, तभी, देख चकोर, जहां पर जरूरत हो वहीं पर मुंह खोलना, वरना चुप ही रहना। वैसे भी तू जब भी मुंह खोलती है तभी तेरा गवारपन साफ समझ आता है, और एक बार अगर तू गप्पे लड़ाने बैठ गई तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए चुपचाप रहना। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। वो देख, फोन और टीवी का शोरूम। मुझे वैसे भी एक नया फोन लेना है और ये फोन तो एकदम खराब हो चुका है। चल जाकर देखते हैं कि क्या दाम है फोन के। फिर वो दोनों शोरूम चले जाते हैं। रंजना फोन पसंद करने में मगन होती है, वहीं दूसरी तरफ चकोर पूरे शोरूम में यहाँ से वहां घूम रही होती है। दया रे दया, ये कितना बड़ा टीवी है, और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है
कि ये हकीकत में कोई दूसरी दुनिया है जिसमें अंदर घुसा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा मैडम। ये एक अलग ही दुनिया है और आप इसके अंदर जा सकते हो। क्या? सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे ग्राहकों के लिए पहली बार इसके अंदर जाना बिल्कुल मुफ्त है, इसीलिए आप जा सकती हो। वाह, क्या बात है! अब तो मैं इसमें जरूर जाऊंगी और एक दूसरी दुनिया घूम कर आऊंगी। दरअसल वो सेल्समैन चकोर के गवार होने के कारण उसके साथ मस्ती कर रहा होता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर। इस गवार ने तो मेरी बात को सच मान लिया। अब तो बस इसकी बेवकूफी देखो और मजे लो। अब उस बड़े से टीवी में घुसने की कोशिश करने के कारण चकोर उसे टकराती है और वो टीवी नीचे गिरकर बुरी तरह टूट जाता है। मैं कुछ नहीं जानता। ये टीवी पूरे 60,000 रुपए का था और आपने उसे तोड़कर उसका नुकसान किया है, इसलिए उसकी भरपाई तो आपको ही करनी होगी, वरना मैं पुलिस केस कर दूंगा। क्या? नालायक निकम्मी, तू कभी नहीं सुधरने वाली। अरे चलते चलते सो रही थी क्या तू, जो इस टीवी से टकरा गई? अरे नहीं माँ जी, मुझे तो इस लड़के ने बताया कि इस टीवी के अंदर एक अलग ही दुनिया है जहां पर हम पहली बार मुफ्त में जाकर आ सकते हैं, इसीलिए मैं इसमें घुसने जा रही थी। अरे नहीं नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उल्टा मैं तो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। नहीं माँ जी, और साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे चुप हो जाओ, तुमसे गलती हुई है, इसीलिए अब उसका इल्जाम मेरे शोरूम के सेल्समैन पर लगा रही हो, और ये बात सरासर गलत है। चलिए अब जल्दी से इसकी भरपाई कीजिए। तो अब घर चल, आज तो तेरी खैर नहीं। अब रंजना को ना चाहकर भी नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ती है और घर जाने के बाद वो चकोर को खूब सुनाती है। देख ले ललित, इसने आज तेरे पैसे उड़ा दिए। बेटे बेटे इसने तो आज 60,000 का नुकसान किया है। अनपढ़ कहीं की। ये तुम क्या करती रहती हो चकोर? जरा देख समझ कर काम किया करो ना। और ऐसे कैसे चलेगा? तुम शहर में कोई सैर सपाटा करने नहीं आई हो। अरे तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहना है, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसे क्या कहते हैं। धीरे धीरे ही सही, पर तुम्हें सब सीखना ही होगा। माफ करना ललित जी, पर आइंदा से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बस इतना ही बोलना आता है इसे? अरे तेरे माफी मांगने से हमारे पैसे वापस लौटने वाले हैं क्या? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने तुझे अपने ललित के लिए चुना। काश मैं तुझसे भी कोई अच्छी बहू ढूंढ पाती, लेकिन बदकिस्मती मेरी ही है जो तू मेरी बहू बनी है। ऐसा मत कहिए ना माँ जी। माना कि मैं गलतियां करती हूँ, लेकिन जानबूझकर थोड़ी ना करती हूँ। वो सब तो अनजाने में हो जाता है। अरे गलती चाहे जानबूझकर की हो या अनजाने में की हो, गलती तो गलती ही होती है, और मैं तेरी इस गलती के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माफ कीजिए माँ जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। ललित और रंजना गुस्सा होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं भी ना एकदम पागल हूँ, पर अगली बार से मुझे मेरे ससुराल वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, और इस बात का मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगी। फिर थोड़े दिनों के बाद रंजना का जन्मदिन आता है और उस मौके पर चकोर सुबह जल्दी उठकर रंजना की पसंद के सारे पकवान बनाती है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं माँ। ये देखो आपका सारा पसंदीदा खाना। शुक्रिया ललित बेटा, ये तो कमाल ही हो गया। ये सारे पकवान तो मुझे बहुत पसंद है। जा बेटा, जाकर विवेक और अतुल को भी बुला ला, वो दोनों भी खाएंगे हमारे साथ। नहीं माँ, विवेक और अतुल तो दोनों दफ्तर के लिए निकल गए हैं। आज उन दोनों को जल्दी बुलाया था उनकी कंपनी में। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू तो आजा, हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे नहीं माँ, पूछने के लिए शुक्रिया, पर आप ही खाइए। अच्छा ठीक है बेटा, तू बाद में खा लेना,
वाह, क्या जायकेदार खाना बना है ये। जिसने भी बनाया है उसे मेरी दिल से दुआ है कि वो सदा खुश रहे। बता ललित बेटा, ये सारा खाना तूने कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया है? अरे नहीं माँ, ये खाना मैंने किसी रेस्टोरेंट से नहीं, बल्कि ये सारा खाना तो चकोर ने बनाया है। वो भी सुबह जल्दी उठकर एकदम प्यार से बनाया है। क्या? हाँ माँ जी, जन्मदिन मुबारक हो। आखिरकार आपको खाना पसंद आ ही गया और आपने मुझे दुआ भी दी, क्योंकि ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। तेरी तो, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, तो तूने मेरे लिए खाना क्यों बनाया? अरे क्या माँ जी, आप भी अब तो गुस्सा थूक दीजिए ना। मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी जिनसे आपको नुकसान या शर्मिंदगी हो। मुझ पर भरोसा कीजिए माँ जी। भरोसा? और तुझ पर? हरगिज नहीं। ऐसा मत कहिए ना माँ जी, आप तो मेरी प्यारी माँ जी हो। मैं जानती हूँ कि आपको ये सारे पकवान बेहद पसंद है, इसीलिए मैंने इसे अपने हाथों से बनाया माँ जी। अब मुस्कुरा भी दीजिए ना, क्यों इतनी उदासी भरी शक्ल बना रही हो? जे बात, अब लग रही हो अच्छी। लेकिन मैंने तुझे अभी तक माफ नहीं किया है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं सबके साथ अच्छे से पेश आऊंगी, वरना अब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ओफो माँ जी, क्या अब भी? फिर एक दिन जब चकोर एक जगह से गुजर रही होती है, तभी वो कुछ बच्चों को देखती है। हाँ यार, मुझे भी उस पेड़ से आम खाने हैं, लेकिन इस बंगले में एक खड़ूस बूढ़ा काका रहता है, जिनके पास एक मोटी छड़ी है और उससे वो हमें मारकर हमारा बम सुझा देते हैं। लेकिन मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मुझे ये आम खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं? काश हम बड़े होते तो हम भी इस पेड़ पर लगे आम को तोड़ पाते। बेचारे बच्चे, इन्हें आम खाने हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही इन्हें निकाल कर देती हूँ। वैसे भी गांव में तो मैं और मेरी सहेलियां यही करते आए हैं, दूसरों के बगीचों से फल चुराना। अच्छा सुनो बच्चों, तुम्हें आम खाने हैं ना? हाँ दीदी। तो फिक्र मत करो, अब तुम्हारी दीदी आ गई है ना, तो मैं अभी तोड़ कर देती हूँ तुम्हें। चकोर अब फटाफट से उस बड़े से पेड़ पर चढ़कर उन बच्चों को आम तोड़ कर देती है। जल्दी आइए दीदी, इससे पहले कि इस बंगले के खड़ूस काका आपको देख ले। ये लो बच्चों, जी भर के खाओ। आपका बहुत धन्यवाद दीदी। फिर अगले दिन, अरे नहीं नहीं, तुम दोनों को धोखा हुआ होगा। मेरी बहू कोई बंदरिया थोड़ी ना है जो ऐसे पेड़ पर चढ़ जाए। बंदरिया तो नहीं, पर मोगली की बहन जरूर है वो। इसीलिए वो मोगली की तरह पेड़ की डालियों से लटक कर आगे बढ़ती जा रही थी। ना जाने कौन से ग्रह से उठा लाई है तू अपनी बहू को। पर जो भी है, तेरी बहू की इस तरह उटपटांग हरकतों को देखकर हमें तो बड़ा मजा आता है। हाँ रंजना, कल जब हम आ रहे थे ना, तब हमने उसे पेड़ से आम तोड़ते हुए देखा और उसे देखकर तो हम एकदम आश्चर्यचकित रह गए। अच्छा, तो ये बात है। रंजना को अब और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस दिन चकोर को खाना ही नहीं देती। अरे तुझे उस पेड़ से लटक कर आम तोड़ने की क्या जरूरत थी? ये शहर है, गांव नहीं, जहां पर तू ये सारी पागलों जैसी हरकत करे। अब देख, तेरे कारण मेरी कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन माँ जी, उन बच्चों को आम खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने उनकी मदद की। लोगों की ज्यादा मदद करने के चक्कर में मत पड़ और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे, बेवकूफ कहीं की। ठीक है माँ जी, अब से मैं बाहर बहुत कम ही जाया करूंगी और जब कोई काम होगा तभी जाऊंगी मैं, वरना अब से मैं घर पर ही रहूंगी, बिल्कुल आपकी नजरों के सामने। अब तो खुश हो ना अब? हाँ हाँ, देखते हैं कि तू अपनी बातों पर कितनी खरी उतरती है। अब रंजना अपने 2 नंबर के बेटे विवेक की शादी के बारे में सोचती है और वो ये बात चकोर से करती है। अब विवेक के बारे में हमें सोचना होगा
क्योंकि उसकी उम्र हो चली है शादी की। हाँ माँ जी, वो तो है। वैसे विवेक भाई के लिए आप किस तरह की लड़की ढूंढ रही हो? अच्छी ही कोई लड़की चाहिए, बिल्कुल मेरी जैसी, है ना? वैसे मजाक अच्छा कर लेती है तू, लेकिन मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं फिर से तुझ जैसी कोई आफत को बुलवा कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूं। मैं तो अपने विवेक की शादी एक अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की से कराऊंगी, ये तो तय है। चलो ये भी अच्छा है, जैसे आपकी मर्जी माँ जी। मैं अपनी सहेली अंजू के पास जाऊंगी। अब वो ही एक है जो मुझे अच्छे अच्छे रिश्ते दिखा सकती है। रंजना अब अपनी सहेली अंजू के घर के बाहर जाती है, लेकिन उतने में वहां खिड़की से कोई कढ़ाई फेंक देता है जो सीधे रंजना के मुंह पर जा गिरता है। अरे नहीं! अंजू के घर से चिल्लाने की बहुत आवाजें आती है। हे भगवान, इस अंजू के घर पर इतना झगड़ा कौन कर रहा है? फिर रंजना जब अंदर जाती है तब अंजू की बहू सोनाली अपने पति हेमंत के साथ लड़ रही होती है। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। जब देखो तब यही बोलते रहते हो कि मैं कोई काम ही नहीं करती। अरे मुझे क्या कोई काम वाली बाई समझ के रखा है क्या? मैं इस घर की बहू हूं, कोई नौकरानी नहीं। देखो सोनाली, इतना हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकारती? तुम्हें तो बस अपने काम की ही पड़ी होती है। मेरी और माँ की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूं? मुझे घर गृहस्थी के साथ साथ अपने करियर पे भी ध्यान देना है। घर गृहस्थी की तो तुम कोई बात ही मत करो। जब से हमारी शादी हुई है तब से तुमने कोई काम नहीं किया है। आज भी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सारा काम किया। सुबह कितनी जल्दी उठी थी वो। हाँ, तो कोई मेहरबानी नहीं की है। अरे ये तो बस तुम्हारे सामने बेचारी बनने का नाटक करती है, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। खैर, तुम लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त ही नहीं है। बहुत काम पड़ा ही मेरे पास, इसीलिए मैं जा रही हूँ। इतना कहते हुए सोनाली काम पर चली जाती है। वही हेमंत भी अपने काम पर चला जाता है और अंजू सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ लेती है। ये सब क्या था अंजू? पूछ मत रंजना। अरे ये तो अब रोज का हो गया है। कितने अरमान सजाए थे मैंने कि मेरी बहू सुशील होगी, संस्कारी होगी, मेरी हर एक बात मानेगी, लेकिन नहीं, मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर चुका है। क्या? हाँ रंजना। अरे सोनाली तो बस ऑफिस जाती है और घर आकर सो जाती है। वो घर का कोई काम नहीं करती, और अगर हेमंत या मैं उससे कुछ बोलने जाऊं तो वो उल्टा हमें ही सुना देती है। बाप रे! अरे हेमंत को तो उससे प्यार है, इसीलिए वो कोई ठोस कदम नहीं उठाता, और मैं भी अपने बेटे की खुशी देखती हूँ। हम लोग तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन ये नालायक लड़की सुधर जाए। अरे मैंने तो ये सोचा था कि तेरी बहू पढ़ी लिखी है, मतलब समझदार होगी, वो एकदम गुणवान होगी, पर यहाँ पर तो कोई और ही नाटक चल रहा है। वही तो। देख अंजू, मैं तेरे पास अपने बेटे विवेक की शादी की बात करने आई थी। तेरी पहचान में तो ढेर सारी लड़कियां हैं, और मैं ये चाहती थी कि मेरे विवेक के लिए तू सोनाली जैसी ही पढ़ी लिखी और अच्छी बहू ढूंढ दे, जो मेरी बड़ी बहू चकोर की तरह बिल्कुल ना हो। पर अब ये सोनाली का चांडाल रूप देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। तू तो सच में बेवकूफ है रंजना, जो अपनी बहू चकोर को कोस रही है। देख, वो लड़की भले ही गंवार है, लेकिन घर के सारे काम करती है। हाँ, कभी कभार वो नाक में दम जरूर करती है, पर फिर भी बाकी मायनों से देखा जाए तो वो मेरी बहू से कई गुना बेहतर है। ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या। देख, तू ये पढ़ी लिखी और शहरी बहुओं के चक्कर में मत पड़। ये जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं होती। मैं तो कह ही देती हूँ कि ये गांव की लड़कियां ही सही होती हैं। अरे तेरी ये बातें सुनकर अब तो मुझे पढ़ी लिखी बहू के नाम से भी घबराहट होने लगी है। शायद तू सही कह रही है।
शहर की पढ़ी लिखी बहुओं के नखरे की जगह मुझे तो मेरी गवार बहू के नखरे ही चलेंगे। और तू चिंता मत कर, तेरे विवेक के लिए मेरी जान पहचान में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। क्या? सच में? हाँ रंजना, लड़की मेरी गांव की ही है, झिलमिल नाम है उसका। और वो तेरी बड़ी बहू चकोर जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत शांत स्वभाव की है। वरना तेरी बहू चकोर का तो क्या ही कहना, वो तो आजकल मोहल्ले में अपनी ऊटपटांग कारनामों के लिए बड़ी चर्चित हो चुकी है। और मुझे उसकी वही बात नहीं पसंद। खैर, वो सब छोड़, लेकिन मैं अब अपने विवेक के लिए एकदम देख परख कर ही लड़की चुनूंगी। और तू अगर इतना कह रही है तो वो झिलमिल सच में बहुत अच्छी होगी। हाँ रंजना, एक काम करते हैं, कल मैं, तू और तेरा बेटा विवेक, हम तीनों गांव चलते हैं और झिलमिल के परिवार से मिलाते हैं। अगर ईश्वर की कृपा रही तो रिश्ता भी कल का कल ही पक्का कर लेंगे। क्यों, क्या कहती हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी विवेक मेरी कोई बात नहीं टालता। अरे उसने तो मुझे पहले ही बोल के रखा है कि माँ आप आपकी ही पसंद की लड़की चुनना। अब जिस भी लड़की से मेरी शादी कराओगी मैं उसी के साथ खुशी से रहूंगा। क्या बात है, मैं अपने बेटे के लिए तो गलत बहू ढूंढ के लाई, जिस कारण मैं अब पछता रही हूँ। पर तेरे विवेक के लिए झिलमिल एकदम सही रहेगी और उसे अपनी बहू बनाकर तू भी एकदम खुश हो जाएगी। फिर अगले दिन अंजू, रंजना और विवेक तीनों झिलमिल से मिलने गांव जाते हैं। और झिलमिल बहुत ही गुणी होती है। एक मुलाकात में ही झिलमिल और विवेक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद उनका रिश्ता पक्का भी हो जाता है। देख चकोर, अब तू जेठानी बनने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने काम से पीछे हटे। अब से तुझे अपनी देवरानी के साथ मिलकर सारा काम करना होगा। जी माँ जी, लेकिन अब आने तो दो मेरी देवरानी को, मैं तो उसे अपनी सहेली बना लूंगी और फिर हम दोनों एकदम मजे से काम करेंगे। चलो अच्छा है, उसके साथ दिन कहाँ गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये फालतू के ख्याली पुलाव पकाना बंद कर पहले, क्योंकि झिलमिल भले ही गांव से हो पर वो तेरे जैसे बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही समझदार है और जहां मुंह खोलना होता है वहीं पर खोलती है। तेरी तरह हर जगह उधम नहीं मचाती वो। अरे माँ जी, ये तो वक्त वक्त की बात है। रंजना अब विवेक और झिलमिल की शादी कराती है और झिलमिल अब बहू बनकर घर आ जाती है। झिलमिल अपने शांत स्वभाव से सबका दिल जीतने लगती है। ऐसे ही एक रोज खाना बनाते समय लगावेलु जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जिला टाप लागेलु कमरिया 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 करेला पालाप लाली पॉप लागेलु। तभी वहां पर रंजना आ जाती है। अरे ओ फटा हुआ ढोल, तेरी बेसुरी आवाज सुनकर तो मेरे कान से खून निकल आएगा। जब देखो तब बस मेरा खून ही जलाती रहती है। अरे शांति से कोई काम नहीं कर सकती क्या तू? जरा अपनी देवरानी को देख, बेचारी कितनी चुपचाप रहती है। और एक तू है जो हर वक्त बस लोगों का काम हराम करती रहती है। अरे माँ जी, अब मैंने क्या कर दिया? गाना गाना भी कोई गुनाह है क्या? क्या जमाना हो गया भाई? हाँ हाँ गुनाह ही है। आज के बाद अपनी इस बेसुरी आवाज में तू कभी गाना मत बोलना। पगलेट कही की। चल अब अपने काम पर ध्यान दे। और झिलमिल बहू, अगर रसोई के बारे में कुछ समझ ना आए तो इस नालायक से पूछ लेना। अरे नहीं माँ जी, मुझे जीजी ने सब समझा दिया है। मैं कर लूंगी सारे काम ठीक से। आप एकदम निश्चिंत रहिए। वाह, फिर ठीक है। फिर एक दिन रंजना अपनी दोनों बहुओं को उसकी अमीर सहेली के घर लेकर जा रही होती है कि तभी, अरे गधेड़ी, ये क्या है और ये कैसे घटिया कपड़े पहने हैं तूने? हम मेरी अमीर सहेली के घर जा रहे हैं। जरा झिलमिल को देख, गांव की होकर भी उसमें कितनी अकल है। और एक तू है
जो इतने लंबे समय से शहर में रहती आ रही है, लेकिन फिर भी तुझ में कोई अकल नहीं है। पर माँ जी, ये कपड़े तो अच्छे ही है ना, इसमें भला क्या खराबी है? उल्टा मुझे तो आपकी ही साड़ी अच्छी नहीं लगी। आप ही जाकर इसे बदल कर आओ। अरे बकवास बंद कर अपनी। मेरी साड़ी तेरे कपड़ों से लाख गुना अच्छी है। जरा झिलमिल को देख। विवेक ने इसे जो कपड़े दिए हैं, आज उसने वही कपड़े पहने हैं। और तुझे भी ललित ने कितने सारे अच्छे कपड़े दिए हैं, लेकिन फिर भी तू बेशर्मों की तरह ये सड़े हुए कपड़े ही पहनती है। अब जाकर ये कपड़े बदल कर आ। ओफो माँ जी। अरे ये ओफो वगैरह मत कर और जा अब। जितना कहा है उतना ही कर। रंजना के कहने पर चकोर को कपड़े बदलने ही पड़ते हैं। फिर वो तीनों रंजना की अमीर सहेली मालविका के घर चले जाते हैं और वो लोग मालविका से काफी बातचीत करते हैं और उसी बीच चकोर उठकर पूरे घर में घूमने लगती है। अरे वाह, कितने बड़े बड़े पर्दे हैं ये। और ये क्या है काकी जी, आपके घर में मोर की मूर्ति? हाँ चकोर, ये मेरे पति ने जयपुर से लाई है। पूरे 50,000 की है। दया रे दया, 50,000? मैं तो 50,000 में क्या क्या खरीद लूंगी। देख तो झिलमिल, है ना एकदम सुंदर? हाँ जी, ये मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। चलिए काकी जी, तो अब मुझे अपना कमरा भी दिखा दीजिए। मुझे तो आपके घर से प्यार हो चुका है। मन करता है कि यहीं पर रुक जाओ। शुक्रिया चकोर। चलो दिखाती हूं मैं तुम्हें पूरा घर। चकोर के इस बर्ताव के कारण रंजना को बहुत गुस्सा आता है और घर जाने के बाद, देख ललित बेटा, तेरी बीवी ने तो सच में मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया है। मन तो करता है कि सुई धागे से इसका मुंह ही सिल दूं, ताकि ये लड़की कुछ बोल ही ना पाए। अरे अब क्या हो गया माँ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो आप? अरे आज हम तीनों मिलकर मेरी अमीर सहेली के घर गए थे। ये बेचारी झिलमिल तो शांत ही बैठी थी, पर ये महारानी, ये कहां पर शांत रहने वाली थी। इसने तो कसम ही खा ली थी कि ये मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी करके रहेगी। नहीं माँ जी, आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये बेवजह आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। हाँ, तू तो कभी कुछ नहीं करती, सब मैं ही करती हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे वहां जाने से लेकर वहां से निकलने तक इस लड़की ने उस मालविका का सर खाया है, और ये उसे बार बार यही दिखा रही थी कि हम लोग कितने गरीब हैं और वो कितनी अमीर है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। ये सब क्या है चकोर? जब माँ ने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है, तो तुम चुप क्यों नहीं रहती? क्यों हमेशा उन्हें परेशान करती रहती हो? पर ललित जी, अरे अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे अभी के अभी इस घर से निकाल देती, लेकिन इसे निकालने से हमारी इज्जत पर भी आँच आ सकती है, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है, और इसीलिए मैं इस नकचड़ी को बर्दाश्त कर रही हूँ। देख ललित, मैंने इसे 1000 बार समझा दिया है, अब तू ही समझा दे इसे कुछ। हाँ माँ, आप परेशान मत होइए, मैं इसे समझा दूंगा और आप जाकर आराम कीजिए। ललित बाद में चकोर को बहुत समझाता है, पर वो गुस्से में उसका कुछ भी नहीं सुनती। ऐसे ही एक रोज सफाई करते करते गलती से झिलमिल टीवी पर फिनाइल का पोछा मार देती है। हे भगवान, अरे झिलमिल, ये तूने क्या कर दिया? टीवी पर गीले कपड़े से कोई इस तरह से पोछा लगाता है क्या? अरे माँ जी, पर टीवी पर बहुत धूल मिट्टी जम गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि गीले कपड़े से ही पोंछ दूं। अरे मेरी माँ, हल्का सा ही पोछा लगाना था ना, फिर तूने तो टीवी को पूरा ही धो डाला। खैर, मैं भी भूल गई थी कि तू भी आखिर गांव की गवार ही ठहरी। बेवकूफ कहेगी। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी और आगे से सारे काम मैं आपकी अनुमति लेकर ही करूंगी। चल, अब अपना ये मुंह बंद कर और फटाफट से टीवी को सूखे कपड़े से पोंछ दे, वरना ये टीवी खराब हो जाएगा। बेवकूफ कहेगी। अरे ये कोई बर्तन या मेज नहीं है,
एक टीवी है, टीवी जो बिजली पर चलता है। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। मैं अभी इसे सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, फिर बाद में। अरे झिलमिल, तुझे नहीं लगता क्या कि तू कुछ ज्यादा ही भोली बन रही है? मतलब ये है कि हर बार इतना सुनकर लेना सही नहीं होता। अरे आज माँ जी ने तो तुझे पहली बार सुनाया है और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। देख झिलमिल, तुझे चुप नहीं रहना है और अपनी ऐसी बेइज्जती करवा के मत ले। अगर तेरी कोई गलती ही नहीं है तो तू भी सामने वाले को करारा जवाब देना। पर जीजी, मेरी माँ ने कहा है कि बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ चकोर, लेकिन खुद के लिए आवाज भी तो उठानी पड़ेगी ना। अगर तू इसी तरह माँ जी की बातों में आती रहेगी और उनकी डांट चुपचाप सहती रहेगी तो तू ऐसी ही दबती रह जाएगी। इसीलिए तू ये भोलापन छोड़ दे और जैसी तू है वैसी ही रह, वरना ये लोग तेरी जिंदगी दुश्वार कर देंगे। बाप रे! ठीक है जीजी, आप एकदम सही कह रही हो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही भोली बन रही हूँ और मेरे इस भोलेपन का ये लोग फायदा उठाएं। उससे पहले मुझे अपना ये भोला स्वभाव बदलना ही होगा। ये हुई ना बात। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले